बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मियां जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ इसी बरस पाकिस्तान होंगे। इस दावे में कितनी हकीकत है और जब ये वो दावा कर रहे थे लंदन में क्या कुछ हो रहा था और क्या प्लान तैयार किया गया, आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। हमेशा की तरह पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा और किस किस्म का बयानिया लंदन से चलाने की कोशिश की जा रही है, हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी अहम खबर, फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि जो बिलावल को डील ऑफर करवाई गई वही डील हमारे सामने रखी गई, लेकिन हमने इसे कबूल नहीं किया। फजलुर रहमान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो क्या डील थी, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा क्या है सलीम साफ़ी में कि पहले शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, उसके बाद चौधरी निसार का इंटरव्यू और अब मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू, इसके पीछे कौन सा राज छुपा है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और आखिर में जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला, कौन नहीं चाहता कि जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री हो, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, मियां जावेद लतीफ़ का वो दावा है जो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से किया गया है। मियां जावेद लतीफ़ का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और रुकन कौमी असम्बली हैं, और वो ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी पाकिस्तान होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बयान मियां जावेद लतीफ़ की तरफ से ही क्यों दिलवाया गया, और उस वक्त दिलवाया गया जब वो नैब की पेशी भुगत कर बाहर आते हैं और मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं। पार्टी के अंदर बहुत दीगर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास से या उनकी तरफ से ये बयान सामने नहीं आया। मरियम नवाज इससे पहले ही कहती रही कि जब ज़रूरत पड़ेगी नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन ये बयान मियां जावेद लतीफ़ ही की तरफ से क्यों आया। माजी में एक और बयान इन्होंने दिया, यानी मीडिया पर लाइव टेलीविज़न के ऊपर अगर लड़ाई झगड़ा हो तब भी मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत ही आपको खबरों में नजर आएंगे। या फिर वो बयान जो मरियम नवाज के हवाले से दिया कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान खप्पे। यानी जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल बयानात होते हैं उनमें मियां जावेद लतीफ़ साहब सरे फहरिस्त होंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब का इंतखाब ही क्यों किया गया लंदन की क़यादत की तरफ से। व्यूअर्स, याद रखिएगा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हो रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ साहब खुद बने। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। इसलिए इरेलेवेंट होते जा रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ अपनी जुबान खोली, और ऐसी जुबान खोली कि इस जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इसका जो तकाजा है और इसका गिला जो है वो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर करते हुए भी नजर आते हैं। और माजी के अंदर जो यहाँ से वीडियोस ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर शेयर हुई, उसमें भी उन्होंने ये सवाल अपने मनपसंद सहाफ़ियों से किया। जब सवाल पूछा गया कि मियाँ साहब कुछ पाकिस्तान के बारे में कह दें, जो हालात हैं इसके हवाले से कुछ कह दें, करप्शन के हवाले से कुछ कह दें, महंगाई के हवाले से कुछ कह दें, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या आप चलाएंगे? मुझे तो मीडिया पे आने पे मेरी पाबंदी है, तो कहाँ चलाएंगे आप? तो फिर वो अगले दिन जब एक बार फिर इंटरेक्शन होती है तो फिर वो कहते हैं कि क्या आपने मेरी गुफ्तगू को शेयर किया? और सब हाथ जोड़कर कहते हैं कि जनाब बिल्कुल शेयर किया और हम शेयर करते रहेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि उनकी जुबानबंदी कर दी गई है। सियासत में एक मुर्दा किरदार अदा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। जो फिल्म लॉन्च की गई थी लंदन से पाकिस्तान में किरदारों के साथ, और इस सरजमीन पर बैठकर इसकी पूरा प्लान किया गया, वो फिल्म फ्लॉप हुई, राइजिंग स्टार्स भी आए, और नवाज शरीफ साहब को यह बहुत ही दुख है कि उनकी तकरीर लाइव टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाती। इसका गिला हाल ही में इरफान सदीकी साहब ने भी किया, और उनकी बहस तकरार भी हुई फवाद चौधरी साहब से कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं, और वगैरह वगैरह। ये बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और इन बातों के तनाजुर में अगर आप पूरे इस वक्त जो शक्ल पेश की जा रही है नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे, कि नवाज शरीफ भागा नहीं है, नवाज शरीफ मुर्दा नहीं है, नवाज शरीफ को आप लोगों का ख्याल है, नवाज शरीफ बहुत जल्द आएगा। वो मसीहा का नाम है जो पाकिस्तान आकर अवाम को इस हुकूमत से जान छुड़वाएगा। ये नारा और ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब उन्हें किरदारों की जरूरत है। यानी जावेद लतीफ़ साहब जो पहले ही कंट्रोवर्शियल थे, जो खबरों में थे, जिनकी बात के हवाले से लोगों को, यानी अगर आपने किसी कंट्रोवर्सी को बढ़ाना हो तो ऐसे किरदारों का आप इंतखाब कर लें जो पहले से कंट्रोवर्शियल हों, जो जिनके बारे में लोग जानते भी हों, और अगर वो दावा कर रहे हैं तो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा। तो जावेद लतीफ़ साहब ने ये जरूरी समझा कि इस बयान को फैलाया जाए, और इसकी सारी की सारी प्लानिंग पाकिस्तान में नहीं होती व्यूअर्स, इसकी प्लानिंग लंदन में होती है। यहाँ पर बैठकर ये फैसले किए जाते हैं कि किस शख्सियत से किस किस्म का बयान दिलवाना है।
اور نواز شریف کو کیسے زندہ رکھنا ہے سیاست کے اندر، چونکہ یہ گلہ نواز شریف اپنی میٹنگز کے اندر بھی اور لوگوں سے بھی اور دوستوں سے بھی یہ کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیان جوید لطیف کی طرف سے آیا، اور آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ میں حسن نواز کے پیچھے جب وہ حسین نواز حسن نواز کے دفتر سے باہر نکلتے ہیں تو میں نے سوال ان سے کیا کہ جناب بتائیں کہ سچویشن کیا ہے اور موقف دیں اپنا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ دیں گی، اور وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی بیان کہیں پر موجود تھا یا کوئی ایسی حکمت عملی موجود تھی تو نواز شریف کا یہ کی واپسی کے حوالے سے کوئی بھی بیان ترجمان کی طرف سے آنا تھا، لیکن انتخاب جوید لطیف کا کیا گیا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ نواز شریف کے ویزے کا معاملہ ابھی بھی زیر التوا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ابھی فیصلہ آنا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا پھر برطانیہ کی حکومت انہیں کہتی ہے کہ جناب آپ کو برطانیہ چھوڑ دینا ہے اور آپ برطانیہ سے چلے جائیں، یعنی اس بات کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف نواز شریف کو زندہ رکھنے کے لیے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، اور جو اس وقت ٹائم لائن آپ کے سامنے موجود ہے، نواز شریف لندن میں اور نواز شریف کا ویزا، کیا نواز شریف کو لندن میں رہنے دیا جائے گا، ابھی یہ فیصلے نہیں ہوئے۔ لیکن جوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت جلدی نواز شریف قوم کے درمیان ہوں گے، اور ایک ایسا مسیح ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے ہیں۔ اور ویورز، اس فلم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ فلم کبھی نہیں چلے گی۔ جتنے مرضی نئے کردار اس میں کاسٹ کر لیے جائیں، رائزنگ سٹارز جو ہیں وہ کاسٹ کر لیے جائیں، جوید لطیف کی شکل میں آپ کلائمیکس جو ہے وہ سٹوری میں جو ہے وہ ڈال دیں، لیکن اس کے باوجود یہ فلم نہیں چلے گی۔ اور آپ کو اسی فلم کا ایک دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں۔ آج فضل الرحمان نے ایک بیان دیا۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیل ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی وہی ڈیل ہمیں بھی پیش کی گئی، لیکن ہم نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کر لیا۔ اب ایسا کیا ہوا کہ فضل الرحمان صاحب ایک دم سے بولنا شروع انہوں نے کر دیا ہے؟ یہ بات مہینہ پہلے 3 مہینے پہلے، اس وقت جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پلیٹ فارم جس سے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا، اس وقت بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ جناب آپ نے چونکہ ڈیل کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لہٰذا ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ لیکن اس وقت وہ یہ کہتے نظر آئے کہ تمام جماعتوں کو مل کر چلنا چاہیے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے سخت بیانات نہیں دیے۔ لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا؟ ہو یہ رہا ہے ویورز کہ پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ان کا مقابلہ کیونکہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہونا، بلکہ ان کا مقابلہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ہوگا۔ اور جب سے بلاول نے شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا، پی ڈی ایم کی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس میں جتنی کنفرنٹیشن تھی اس کو عوام کے سامنے رکھا، تو اب پی ڈی ایم بھی میدان میں آ گئی ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب نے پورے بیانیے کو جو پاکستان پیپلز پارٹی چلانے کی کوشش کر رہی ہے اسے زمین پر لانے کے لیے یہ بیان دیا کہ جناب آپ کی تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ اور اب وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں عوام کی نظر میں، اب پی ڈی ایم کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں عوام کی نظر میں۔ لیکن یاد رکھیے گا، چونکہ پاکستان کی عوام نہیں بھولتی، بے شک یہ سیاستدان بھول جائیں کہ رات کی تاریکیوں میں نون لیگ کے لوگ باقاعدہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے ملتے رہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ملتے رہے، ڈیل کی کوششیں کی جاتی رہی، ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں پاکستان کی عوام نہیں بھولنے والی، چونکہ اب مقابلہ ان تمام جماعتوں کا ہوگا۔ اسی لیے جو توپوں کا رخ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تو تھا ہی، لیکن یہی رخ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہے، چونکہ جب ان کو ڈیل نہیں ملی تو انہوں نے ان تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ملان کرنے کی کوشش کر دی ہے جو ان کے خیال میں کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑا، بالکل چھوڑا، اور کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ وہاں سے دستبردار ہوتی اور استعفے دے دیتی تو ان کے پاس کچھ نہیں رہنا تھا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کرنا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یاد رکھیے گا یہی مدعا تمام پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاسوں میں بھی اٹھایا گیا، زرداری صاحب کی موجودگی میں بھی اٹھایا گیا، نواز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی اٹھایا گیا، اور اب یہی مدعا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت بھی اپنی
सिंध की हुकूमत से दस्तबरदार नहीं होगी, इस्तीफे नहीं देगी, और अब ये सिर्फ ब्लेम गेम दोनों जमातें करती रहेंगी और इसी तरह अपना वक्त जो है वो पूरा किया जाएगा। अब एक सवाल मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने रखा था, अगर आप गौर करें तो सलीम साफ़ी साहब एक ऐसे पाकिस्तान के मोतबर और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें 3 शख्सियात इंटरव्यूज़ देती हैं। यानी तस्वीर का ये भी एक रुख है, इस फिल्म का एक रुख ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू हो, मैं भाई को बनाऊंगा, पैरों में पड़ जाऊंगा, तब भी सलीम साफ़ी साहब मैदान में आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे जिस किस्म के फुल टॉस बॉल्स उन्हें करवाई जाती हैं वो भी कौम के सामने हैं, कोई संजीदा सवाल नहीं किया गया, सिर्फ वो सवालात जो उन्हें बताए गए थे। यानी अहले शरीफ और शरीफ ख़ानदान को इसी किस्म के सहाफ़ी और सवालात जो हैं वो पसंद आते हैं। फिर दूसरा इंटरव्यू चौधरी निसार साहब का भी आपके सामने है, किस तरह एक ही सहाफ़ी करता है, और फिर एक और इंटरव्यू फजल रहमान साहब का। यानी इन तमाम किरदारों का आपस में ताल्लुक़ तो कहीं ना कहीं मौजूद है, और ये ताल्लुक़ ये है कि फजल रहमान साहब चाहते थे कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, और वो चाहते थे कि पीडीएम का मौक़िफ़ वाज़े हो, क्योंकि पीडीएम के अंदर सिर्फ आपको फजल रहमान और नून लीग नज़र आएगी, इसके अलावा कोई जमात नहीं है। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहने के लिए, पीपल्स पार्टी को गंदा करने के लिए ये बयान दिया कि जनाब आपकी तो डील हो गई थी, हमारी कोई डील नहीं हुई। तो सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यूज़ देना और ये सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ देना इन तीनों शख्सियात का, यह एक इंतहाई अहम रुख है और एक कड़ी है। पाकिस्तान का मीडिया जो आजकल नारे लगाता है ना जनाब के आज़ादी नहीं, खुदारा ऐसे इंटरव्यूज़ को बंद करवाएं। ऐसे जो प्लांटेड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसके लिए फ़ोन करवाए जाते हैं, जिसके लिए सवालात बताए जाते हैं, जब तक बंद नहीं होंगे आप एक खुद मुख्तार पाकिस्तान का मीडिया इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। व्यूअर्स, आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जिस पर बात होना बहुत ही ज़रूरी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द काले कोट वाले भी थे और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला है, और ये मामला अगर हम कहें कि खटाई में पड़ गया और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं तो कौम बखूबी जानती है, लेकिन इस पर तफसील से बात हम करेंगे। अज़र सदीक ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। अज़र सदीक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अज़र सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक को कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो जज नहीं बनने देना चाहती, और अब जो फैसला आया सीनियरिटी वाला भी मामला एक मौजूद है, क्या सीनियरिटी होनी चाहिए? और ये भी पाकिस्तान की आवाम खुसूसन आपसे, क्योंकि आप एक वकील ख़ुद भी हैं और आप तो बहुत अदालतों की तर्जुमानी भी करते हैं, उन्हें डिफेंड भी करते हैं, ये भी ज़रूर बताएं कि जिन इदारों ने, जिस अदालत ने पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देना है, वहाँ पर ये हालात हैं। मेरिट क्या है कि कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और इस पर भी आज पाकिस्तान बार कौंसिल बार बार ये कहती रही कि जनाब सीनियरिटी और कोई निज़ाम होना चाहिए, इसका तयन किया जाए। सर इतने बरस गुजर गए, सीनियरिटी का तयन और निज़ाम वज़ा क्यों नहीं किया गया? इरफान हाशमी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़रा समझने की बातें हैं कि यहाँ जस्टिस काजी फाजी साहब के बाद ये हालात और वाक़यात ऐसे बन गए हैं कि जजेस में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और एक सियासी एजेंडा जो सियासी जमातें लेकर चल रही हैं, और जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब जुडिशरी जो है वो मेरिट पर नहीं कर रही, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये चैलेंज करता हूँ इस बात को सामने रखते हुए कि ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश है, और ये स्टार्ट अगर आप चले जाएं तो लॉयर्स मूवमेंट से होती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का एजेंडा था, और वही था कि अदलिया को कंट्रोल किया जा सके, अपनी मर्जी के जजेस ला सके। अब जो भी जजेस अब लेके जा रहे हैं सीनियरिटी के तौर पर, या आप कहें सीनियरिटी का प्रिंसिपल, तो पहली बात लगता नहीं, वो मैं आगे बताता हूं। जस्टिस आयशा मलिक भी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में तैनात की गई हैं, कोई ये नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट के दौर के अंदर है। आर्टिकल 175A के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 4 सीनियर प्यूनी जजेस, एक साबका जज जो है सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेट करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे तैनात करते हैं, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर फॉर लॉ और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, ये नॉन मेंबर लोग हैं। अब ये मामला जो कि 4 से हो गया, जस्टिस गुलजार साहब ने चीफ जस्टिस,
जस्टिस उमर ताब इंदियाल साहब ने आयशा मलिक के फेवर में दिया है, साथ अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर ऑफ लॉ। दूसरी तरफ दो जजेस, जस्टिस मकबूल बाकर वही हैं जो जस्टिस काजी फाजिल ईसा के केस के हवाले से आप लोगों ने सारे तौर पर देख लिया। तो जजेस में एक डिवीजन के तौर पर ये बातें सामने आ रही। जस्टिस तारिक मसूद नए जज आए थे, लेकिन ये भी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर के तैनात करते हुए जजेस हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी या अनोखी चीज़ नहीं है जो समझने वाली बात है। बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि यहाँ जो एजेंडा लेकर किया जा रहा है, सीनियोरिटी है ही नहीं। आर्टिकल 177 के अंदर कोई सीनियोरिटी की बात नहीं है। अगर सीनियोरिटी रख रहे हैं तो आर्टिकल 193 का हाईकोर्ट के जजेस भी जो है ना, सेशन जजेस लगाए जाए, वो भी सीनियोरिटी के बेस पे लगाया जाए। वहां तो आज तक नहीं हुआ, आज से पहले तो ये सवाल पैदा नहीं हुआ। ये आज ही सवाल क्यों पैदा हुआ? जहां तक जहाज ट्रस्ट केस और असद अली के केस का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर मोस्ट जज होता है, वो तैनात होता है। और ये नई एलिवेशन होती है, नई तैनाती है, इसका सीनियोरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरिट बेस्ड तैनातियां होनी चाहिए और हम हमेशा से ये कहते हैं मेरिट बेस्ड तैनाती होनी चाहिए, जो कि बार काउंसिल्स के अंदर खास तौर पर जो मेंबर्स आते हैं उनका सियासी जमातों से ताल्लुक है। तो वो सियासी एजेंडा इस वक्त चल रहा है बड़े जोर शोर से, और बातें की जा रही हैं कि जनाब को प्रेशर है, को एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है। ये ऐसी बातें, अच्छा नहीं लगता इन लोगों के मुंह से। कौन से केसेस ऐसे हैं? सिर्फ चंद सियासी केसेस 67 या 68 सियासतदानों के केसेस ने कोई मसाइल पैदा कर दिए। आप अंदाजा लगाएं, 22 करोड़ आवाम को इंसाफ देना, और वो हमारी अदालतें इंसाफ दे रही है। ये अब जान के चाह रहे हैं कि वो पॉलिटिकली जजेस बना दी जाए जो सियासत के तौर पर सियासी लोगों को फायदा दे। वो नहीं हो सकता है। ये 1000-2000 वोकला ने जो आज आके हड़ताल की है और आकर दरवाजे बंद करने की कोशिश की है, इंसाफ की राह में रुकावट देने की कोशिश की है। जंगें हो, तूफान आए हो, अदालतें कभी बंद नहीं होती हैं। अदालतों ने इंसाफ देना। तो आपको पता है बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें बड़ी क्लैरिटी है। अभी फिलहाल 2 इंटरप्रिटेशन मैं जो समझता हूं इसकी की जा सकती हैं। 4-4 से टाई हो है, तो टाई के हवाले में अगर एक वोट फालतू को अगर देखा जाए, जैसे चेयरमैन सेनेट या इस तरह के इलेक्शन होते हैं, तो चीफ जस्टिस का वोट उनके जाकर जस्टिस आयशा मलिक हो सकती है। लेकिन ये टाई हो गया, ना तैनात हुआ, ना एक्सेप्टेंस हुई। अब ये इन हालात में मामला कैसे जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पिटीशन की शक्ल में जाती है। 184(3) में देखते हैं, बैठकर तय करते हैं कि सीनियरिटी। और PLD 2002 मैंने आप ही को बताया था, सुप्रीम कोर्ट 902 कि जिसके अंदर जिसके अंदर वाज़ तौर पर ये प्रिंसिपल तय हो गया। उस वक्त आपको याद है, जैसे आप पाकिस्तान में ही होते थे, जस्टिस खलीलुर्रहमान नमदे, जस्टिस नवाज अब्बासी और जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर 3, 4 और 10वें नंबरों पर बहुत सी तैनातियाँ हुई हैं। आप इस स्टेज के ऊपर आप झगड़ा डालकर आप क्या हालात पैदा करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता। ना बार इसको सपोर्ट करती है, चंद वकला हैं और वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं, ये किसी वक्त आना चाहिए। और इसमें सियासी जमातों का क्या रोल है? अगर आज भी फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, टेलीफोन का रिकॉर्ड देखा जाए, तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। सियासत यहाँ अब नहीं चल सकती है। वकला इस तरह की किसी मूवमेंट के फेवर में नहीं है कि जिसका एजेंडा कुछ और हो। पहले बड़ा भुगत लिया, अब मजीद भुगतने के लिए वकील तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके वक्त का व्यूज़। हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।